नमस्कार दोस्तों। आज हम एफ टेलर के साइंटिफिक मैनेजमेंट को समझने की कोशिश करेंगे। ये हर उस व्यक्ति के लिए है जो साइंटिफिक मैनेजमेंट को पूरे डिटेल में समझना चाहता है। एफ टेलर जो है यह क्लासिकल थ्योरिस्ट में से आते हैं। एफ टेलर हो गए, हेनरी फेयोल हो गए। ओके। एफ टेलर का मानना था कि जो इंसान है वह इकोनॉमिक मैन है। इकोनॉमिक मैन का मतलब कि इंसान को मोटिवेट जो है ना वो पैसा करता है। जितना ज्यादा आप पैसे दीजिएगा किसी को उतना ज्यादा वह आपके लिए काम करके देगा। बिल्कुल मशीन की तरह मान के चलते थे जो क्लासिकल थ्योरिस्ट हैं एक इंसान को। जैसे आप कार में जितना ज्यादा पेट्रोल डालते हैं उतना दूर तक कार ट्रैवल करती है। लेकिन मनुष्य जो है वो मशीन नहीं है। मनुष्य को अगर आप देखें तो बहुत सारी चीजें मैटर करती है। उनका सोशल वेलबींग कैसा है, उनका मेंटल कंडीशन कैसा है, उनका साइकोलॉजिकल जो थॉट है कैसा है। तो टेलर ने जो है एक आपका यूनिलीनियर एक कॉन्सेप्ट दिया है इकोनॉमिक मैन का, इंसेंटिव सिस्टम का, कि जितना ज्यादा आप इंसेंटिव देंगे, जितना ज्यादा पैसे देंगे काम करने के लिए सामने वाले को, वो आपको काम करके देगा। अब इसकी जरूरत क्यों पड़ी साइंटिफिक मैनेजमेंट की, हम जानने की कोशिश करेंगे। ओके। और साइंटिफिक मैनेजमेंट होता क्या है उसको जानने की कोशिश करेंगे। बाद में जब हम एल्टन मायो को पढ़ेंगे या फिर हम एमपी फॉलेट को पढ़ेंगे, एमपी फॉलेट तो आपके सिलेबस में है नहीं, तो एल्टन मायो आपके कहेंगे कि नहीं, सिर्फ पैसे से काम नहीं चलता, जो आपका सोशल कंडीशन है ना वो भी मैटर करता है। सिर्फ इकोनॉमिक मैन नहीं है ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग आपका इकोनॉमिक मैन के साथ साथ एक इमोशनल बीइंग भी है, एक सोशल बीइंग भी है, एक सोशल एनिमल भी है। सिर्फ इकोनॉमिक एनिमल नहीं है कि जितना ज्यादा पैसे देंगे आपको वो काम करके देगा। साइंटिफिक मैनेजमेंट की जरूरत क्यों पड़ी उसको हम देखते हैं। देखिए होता क्या है कि जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन होता है तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के टाइम में प्रोडक्शन काफी ज्यादा बढ़ जाता है और कंपनीज जो हैं वो काफी बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन करते हैं। लेकिन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आने के बाद जो प्रोडक्शन का जो डिमांड है वो बढ़ते जाता है, आउटपुट का डिमांड बढ़ते जाता है। लेकिन होता क्या है कि जो प्रोडक्शन करने की जो कैपेसिटी होती है वर्कर्स की, लेबर्स की, एक जगह आके सैचुरेट हो जाती है। उसके बाद वो प्रोडक्शन कर ही नहीं पाते। अभी बड़ा प्रॉब्लम का बात है कि एक जगह पे आके उन्होंने सैचुरेट कर दिया, ज्यादा प्रोडक्शन कर नहीं पा रहे हैं, डिमांड ज्यादा है, प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा। तो उसी समय टेलर जो है एक साइंटिफिक मैनेजमेंट करके अपने थ्योरी को सजेस्ट करते हैं। देखिए ये जो साइंटिफिक मैनेजमेंट टर्म है, इस टर्म को क्वाइन टेलर ने नहीं किया है। इस टर्म को क्वाइन किया है लुइस ब्रांडीज ने, राइट। तो ये आपको सीवीटी पीजी एग्जाम में पूछा जा सकता है, यूजीसी नेट के एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो अभी से ही इन चीज़ों को, फैक्ट्स को आप याद करते चल जाएं, ईयर ये सब सब, ताकि जब आप अपने ग्रेजुएशन को कंप्लीट करें तो आपको दोबारा से सेम चीज़ें ना पढ़नी पड़े। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट होता क्या है, साइंटिफिक मैनेजमेंट का मानना है कि हर एक काम करने का एक बेस्ट तरीका होता है और उसी तरीके को ढूंढना है मैनेजमेंट को। जो मैनेजमेंट है, जो टॉप पे जो वर्कर्स को सुपरवाइज कर रहा है, उसका ये कर्तव्य होता है कि जो सबसे बेहतर तरीका है एक काम को करने का, वन बेस्ट वे टू डू वन वर्क, दे शुड डिस्कवर दैट। जो ऊपर का टॉप का मैनेजमेंट है उसको डिस्कवर करें, राइट। जो टेलर हैं कहते हैं कि देखिए हमें रूल ऑफ थंब से काम नहीं करना है। रूल ऑफ थंब का मतलब होता है कि हम बहुत पुराने जमाने से एक तरह से, एक मेथड से कोई काम को करते आ रहे हैं। हम लोग मेथड चेंज करने के लिए तैयार ही नहीं है। अब मान लीजिए मुझे इस बॉटल के कैप को निकालना है, तो इस बॉटल के कैप को निकालने के लिए बहुत सारे मेथड्स हो सकते हैं। मैं अपने हाथों को कैसे यूज करूंगा, कैसे घुमाऊंगा, राइट। अब बात समझ रहे हैं। तो किसी भी काम को करने का एक बेस्ट तरीका होता है और उसी बेस्ट तरीके को हमें डिस्कवर करना है, मैनेजमेंट को डिस्कवर करना है। तो यही आपका थीम है साइंटिफिक मैनेजमेंट का। साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं, मेंटल रेवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट है, हम उसे समझने की कोशिश करेंगे। तो ये एक तरह से आपका बैकग्राउंड हो गया। अब जो आपके टेलर हैं, टेलर का आपका मानना है कि ये जो साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं ना, ये आपकी यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स हैं। आप इसको कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चर्च के मैनेजमेंट में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, आप यूनिवर्सिटी के मैनेजमेंट में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, आप इसको कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका यूनिवर्सल एप्लीकेशन है। ओके। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है, राइट। मेनली आपका जो साइंटिफिक मैनेजमेंट है ये आपका
शॉप फ्लोर पर फोकस करता है। शॉप फ्लोर का मतलब जहां पे वर्कर काम कर रहे हैं, काम करने का स्थान जहां पे काम किया जा रहा है। मान लीजिए अगर आप कार कंपनी का एग्जांपल लेंगे तो कार कंपनी जहां पे कार के अपने पार्ट्स बना रही है, असेंबल कर रही है, उसको शॉप फ्लोर बोला जाता है। तो दूसरा बात साइंटिफिक मैनेजमेंट के बारे में ये इंपॉर्टेंट है जो कि आपको ध्यान में रखना है। साइंटिफिक मैनेजमेंट जो है 1911 में जो साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं, इसको F.W. टेलर ने दिया था। प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट नाम का बुक लिखा था। डेट्स भी इनके बुक के इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि CUET PG और UGC नेट में कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो अगर आप सेमेस्टर 2 से ही सभी चीज़ों को करते चलेंगे तो आपका बेस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रहेगा। ओके, तो यहाँ पे हम आगे देखेंगे कि जो टेलर है ना, उन्होंने साइंटिफिक मैनेजमेंट की सबसे पहली बार बात नहीं की थी। साइंटिफिक मैनेजमेंट के बारे में और साइंटिफिक मैनेजमेंट को यूज करने वाले पहले भी बहुत सारे थिंकर्स हो चुके थे। जैसे आप चार्ल्स बेबेज हैं, उन्होंने साइंटिफिक मैनेजमेंट की बात की थी। हेनरी टॉने ने उसके बारे में बात की थी। फ्रेडरिक हैसले हो गए, हेनरी मेटकाल्फ हो गए। तो ये सब कुछ ऐसे थिंकर्स हैं जिन्होंने टेलर से पहले भी साइंटिफिक मैनेजमेंट के बारे में बात की थी। इसका ये मतलब कि एक बेस्ट वे होता है किसी भी तरीके को करने, सॉरी, किसी भी काम को करने का एक बेस्ट तरीका होता है और उसको आपको डिस्कवर करना है। ये बातें जो है साइंटिफिक मैनेजमेंट के मेथड्स जो है पहले ही लोगों ने डिस्कस कर रखा था। जैसे मैंने चार्ल्स बेबेज का एग्जांपल लिया और एक आप हेनरी मेटकल्फ का एग्जांपल याद रख सकते हैं। ये दो नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जैसे कि मैंने आपको पहले ही स्टार्टिंग में बताया कि साइंटिफिक मैनेजमेंट जो टर्म है, इस टर्म को सबसे पहली बार कॉइन किया था लुइस ब्रांडीज ने। तो ये जो टर्म है साइंटिफिक मैनेजमेंट, ये टर्म F.W. टेलर से रिलेटेड जरूर है, बट इसके जनक F.W. टेलर नहीं है। राइट, मतलब इस टर्म के जनक नहीं, इन्होंने इस टर्म का इस्तेमाल पहली बार नहीं किया था। ये आपको समझने की कोशिश करनी है। ओके, तो F.W. टेलर बाद में साइंटिफिक मैनेजमेंट पर बहुत ज़्यादा रिसर्च करते हैं, साइंटिफिक मैनेजमेंट की एक फुल फ्लेजेड थ्योरी देते हैं, इसीलिए उनको फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट भी कहा जाता है। और कभी कभी साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल को हम लोग टेलरिज्म भी कहते हैं क्योंकि उसे F.W. टेलर ने दिया है। अब यहाँ पे F.W. टेलर्स के कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जो कि आपको ध्यान में रखने हैं। अब पीस रेट सिस्टम है, फिर शॉप मैनेजमेंट है। डेट के साथ ध्यान में रखिएगा। 1895 में अब पीस रेट सिस्टम लिखा हुआ है, शॉप मैनेजमेंट जो है 1903 में लिखा हुआ है, आर्ट ऑफ कटिंग मेटल्स 1906 में लिखा हुआ है और प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट 1911 में लिखा हुआ है। इनफैक्ट F.W. टेलर के बाद भी कुछ ऐसे आपके पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के थिंकर्स हुए जिन्होंने साइंटिफिक मैनेजमेंट को और ज़्यादा इम्प्रूव करने की कोशिश की, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट नाम जो है H.L. ग्रांट का आता है और H. इमर्सन का आता है। तो ये दोनों ऐसे थिंकर्स हुए जिन्होंने F.W. टेलर के साइंटिफिक मैनेजमेंट को और बेहतर बनाने की कोशिश की F.W. टेलर के बाद। तो इतना आपको ध्यान में रखना है। ओके, उसके बाद मैंने कि जैसा आपको बताया कि F.W. टेलर ने कहा था कि जो साइंटिफिक मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं, इसका प्रैक्टिस आप दोनों जगह पे कर सकते हैं। इसका प्रैक्टिस आप पब्लिक स्फेयर में भी कर सकते हैं, गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन में भी, साथ ही साथ आप प्राइवेट स्फेयर में भी कर सकते हैं, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस में भी। इनफैक्ट ये यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स हैं अकॉर्डिंग टू F.W. टेलर। राइट, इसीलिए इसको आप यूनिवर्सिटी में इस्तेमाल कर सकते हैं, चर्चेस में इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको आप जो है स्कूल्स में इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको आप फैक्ट्रीज में, इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल कर सकते हैं, गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस में इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको आप सभी तरफ इस्तेमाल कर सकते हैं। इनफैक्ट साइंटिफिक मैनेजमेंट का जो इन्फ्लुएंस है, F.W. टेलर अमेरिका के रहने वाले थे, तो F.W. टेलर ने अमेरिका में साइंटिफिक मैनेजमेंट की थ्योरी तो दी, लेकिन साइंटिफिक मैनेजमेंट का जो आपका असर हुआ, ये अमेरिका के बाहर भी हुआ। अमेरिका का आप देखिएगा, उस समय जो सोवियत रशिया हुआ करता था, USSR, राइट, तो उस समय अमेरिका का वो कॉम्पिटिटर हुआ करता था। सोवियत रशिया और जो अमेरिका है, ये दोनों में कंपटीशन बहुत लंबे टाइम से चल रहा था। कोल्ड वार में तो ये कंपटीशन उभरा, दुनिया के सामने आया जाकर। आप ध्यान में रखिए, जब 1917 में बोल्शेविक रेवोल्यूशन हुआ था, जब रशियन क्रांति हुई थी, तो उस समय रशिया ने विड्रॉ कर लिया था लेनिन के अध्यक्षता में, जो है World War I से। तो जब रशियन क्रांति हुई और जब USSR बना, तो USSR का मेन लक्ष्य ही था कैपिटलिज्म को समाप्त करना, और अमेरिका कैपिटलिज्म पर काम कर रहा था। तो ये तो कॉमन सेंस है ना कि 1917 से ही
जो रशिया है और जो अमेरिका है, दोनों के जो आपके रास्ते हैं अलग अलग हो गए। एक कैपिटलिज्म का समर्थक है और दूसरी तरफ यूएसएसआर जो है वो कैपिटलिज्म को समाप्त करना चाहता है, क्योंकि कम्युनिज्म का, कार्ल मार्क्स का अंतिम लक्ष्य ही था आपका कैपिटलिज्म को समाप्त करना। इनफैक्ट अगर हम बात करें लेनिन की, तो उन्होंने भी कहा था, राइट, इंपीरियलिज्म इज द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म। तो इंपीरियलिज्म को समाप्त करना, कैपिटलिज्म को समाप्त करना, जो कॉलोनियलिज्म है उसको समाप्त करना लक्ष्य था लेनिन का और रशिया का, ऐसा ये लोग कहते थे। तो इसीलिए आप देखिएगा, तो ये जब F.W. टेलर ने ये सिद्धांत जब अपना प्रोपाउंड किया, प्रदादित जो है प्रतिपादित किया, तो उसके बाद ये जो सिद्धांत है आपके यूएसएसआर में भी चला जाता है 1920 से 1940 के बीच में, जब 1911 में साइंटिफिक मैनेजमेंट देते हैं F.W. टेलर। ओके, और इसको हम लोग बोलते हैं स्टाकेनोवाइट मूवमेंट। दिस इज वेरी टफ टू प्रोनाउंस, ओके, बट यू कैन अंडरस्टैंड, राइट। तो इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। अब ये मैंने ये स्लाइड आपको बता दिया है। यहाँ पे मेनली अगर हम बात करेंगे, बेसिक थीम है जो साइंटिफिक मैनेजमेंट का, वो मानता है कि जो ह्यूमन बींग्स है वो फिजियोलॉजिकल बींग्स है। फिजियोलॉजिकल बींग्स का मतलब कि वो जो है ना, वो शरीर पे ज्यादा केंद्रित रहता है, अपने शरीर को सुख देना चाहता है, राइट। तो शरीर को सुख कैसे मिलेगा, भोग विलास कैसे कर पाएगा इंसान, जब उसके पास पैसा होगा, राइट। तो उन्होंने फिजिकल और फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट जो है मैनेजमेंट का, वर्कर्स का, बस उसको देखा। वर्कर्स का एक इमोशनल एस्पेक्ट भी होता है, वर्कर्स का एक साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट भी होता है, जिसको एल्टन मायो ने हॉथॉर्न जो एक्सपेरिमेंट किया था उसमें बाद में बताया था। तो एल्टन मायो जब हम लोग पढ़ेंगे, तो हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट में ये चीज़ों को हम देखने की कोशिश करेंगे कि कैसे एल्टन मायो ने कहा कि सिर्फ ज्यादा पैसे देने से, ज्यादा काम करके आपको नहीं देंगे जो वर्कर्स हैं। क्योंकि होता क्या था, जहां एल्टन मायो आपका हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट कर रहे थे शिकागो में, होता क्या था कि पैसे बहुत अच्छी कंपनी दिया करती थी साइंटिफिक मैनेजमेंट को फॉलो करके, F.W. टेलर के कॉन्सेप्ट को फॉलो करके। लेकिन जो प्रोडक्ट, जो आपका आउटपुट हो रहा था, जो प्रोडक्शन हो पा रहा था, प्रोडक्शन अभी भी रिस्ट्रिक्टेड था। तो एल्टन मायो साहब को बुलाया गया। एल्टन मायो जो है वो ऑस्ट्रेलिया के थे मेनली, बट रहते अमेरिका में थे। तो एल्टन मायो को बुलाया गया कि F.W. टेलर ने कहा था कि ज्यादा पैसा देंगे, ज्यादा काम करके वर्कर देगा, ये कमाल कैसे हो रहा है साहब। पैसा तो हम लोग ठीक ठाक दे रहे हैं, इसको सारा सुविधा प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये काम क्यों नहीं हमें करके दे रहे हैं। तो एल्टन मायो ने कहा था कि देखिए, कुछ साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट होते हैं वर्कर्स के, ओके, सिर्फ पैसे से काम नहीं चलता। लेकिन ये आपका ड्रॉबैक है आपका F.W. टेलर का, कि इन्होंने सिर्फ ह्यूमन बींग्स को एक मशीन के जैसा समझा, एक पैसा कमाने के वस्तु के जैसा समझा, ओके, एक इकोनॉमिक बीइंग के जैसा समझा, एक साइकोलॉजिकल बीइंग, एक इमोशनल बीइंग, एक सोशल बीइंग के पर्सपेक्ट को जो है उन्होंने नकार दिया। आई होप आपको क्लियर हो गया। अब आगे हम लोग बात कर रहे हैं कि देखिए, F.W. टेलर मानते थे कि अगर आपके इफिशिएंसी को बढ़ाना है ऑर्गेनाइजेशन में और आपके इकोनॉमी को ग्रो करना है, तो आपको स्पेशलाइजेशन लाना होगा काम करने के तरीके में, आपको प्रिडिक्टिबिलिटी लानी होगी। ऐसा नहीं कि एक वर्कर जो है दूसरे तरीके से काम कर रहा है, दूसरा वर्कर दूसरे तरीके से काम कर रहा है। आपको स्टैंडर्डाइजेशन करना होगा, आपको एक स्टैंडर्ड मेथड बनाना होगा जिसपे सभी काम करेंगे। आप अभी मैकडोनल्ड्स के जितने भी आप जाइएगा उसके अलग अलग ब्रांचेस में, तो वहां आप देखिएगा कि एक ही तरीका होता है बर्गर बनाने का, पिज्जा बनाने का, उसी स्टैंडर्ड मेथड को फॉलो किया जाता है। आप डोमिनोज के जो है ब्रांच में जाए, आप कहीं भी जाएं, तो एक स्टैंडर्ड मेथड को आपको फॉलो किया जाता है। ऐसा नहीं कि एक जो आपका कारीगर होता है वो दूसरे तरीके से पिज्जा बना के देगा, दूसरा कारीगर आपको दूसरे तरीके से पिज्जा बना के देगा, ऐसा नहीं होता है। कोका कोला के बहुत सारे आउटलेट्स आपको देखने को मिल जाएंगे, अलग अलग जगह पे कोका कोला बनता है, लेकिन कोका कोला का जो रेसिपी है, जो बनाने का तरीका है, वो एक ही है, स्टैंडर्डाइज्ड मेथड है। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट में आपको प्रिडिक्टिबिलिटी को लानी है, सबको एक जैसे ही काम करने सिखाना है। अगर आपने देखा कि अगर आप ये थंब से इस रिमोट को प्रेस करेंगे तो काफी इफिशिएंट तरीके से आप प्रेस कर सकते हैं, तो सबको बताना होगा कि इस थंब से ही रिमोट को प्रेस करो, ना कि अपने पिंकी फिंगर से आप इस रिमोट को प्रेस करो। तो प्रिडिक्टिबिलिटी और साथ ही साथ टेक्निकल आपको कॉम्पिटेंस लेकर आना होगा।
टेक्निकल कॉम्पिटेंस का मतलब आप जब हायरिंग करते हैं लोगों का, तो हायरिंग के समय आपको ध्यान में रखना होगा कि आप जिसको हायर कर रहे हैं वो सच में फिट है कि नहीं। राइट पर्सन एट राइट प्लेस मस्ट बी रिक्रूटेड इन द ऑर्गेनाइजेशन, दिस इज वन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ द साइंटिफिक मैनेजमेंट गिवन बाय एफ डब्ल्यू टेलर। तो टेक्निकल कॉम्पिटेंस का भी आपको ध्यान में रखना है, साथ ही साथ रेशनैलिटी से आपको चीजों को जो है देखना है। ये रेशनैलिटी का रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट का होगा। मैनेजमेंट रैशनल डिसीजन ले, जिससे जो ऑर्गेनाइजेशन का इफिशियंसी है और जो इकोनॉमी है वो ज्यादा ग्रो करे टाइम टू टाइम। ओके, इस चीज को ध्यान में रखना है। उसके बाद जब एक्सपेरिमेंट कर रहे थे एफ डब्ल्यू टेलर ऑर्गेनाइजेशंस में जाकर, तो उन्होंने एक फिनोमिना को देखा। ये फिनोमिना देखिए एल्टन मायो भी देखते हैं, जिसमें हम लोग बात करेंगे स्क्विलर किसी को बोलते हैं, किसी को चिस्लर बोलते हैं, राइट, किसी को रेट बस्टर कहते हैं। इनफैक्ट इस साल यूजीसी नेट में भी ये क्वेश्चन आ चुका है। तो ऐसा नहीं है कि आप यूजीसी नेट के लिए पढ़ेंगे तो अलग से पढ़ेंगे, एफ डब्ल्यू टेलर को अभी आप अलग से पढ़ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। आप जो है कंटिन्यूटी में पढ़ सकते हैं चीज़ों को। तो एक उन्होंने फिनोमिना देखा, सोल्डरिंग। सोल्डरिंग दो तरह का होता है, एक होता है नेचुरल सोल्डरिंग और एक होता है आर्टिफिशियल सोल्डरिंग। सोल्डरिंग का ये मतलब होता है कि जितना आपसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आप काम करके देंगे, आप उससे कम काम करके देते हैं। मान लीजिए आप एक बिस्किट के कंपनी में काम करते हैं, तो आपसे ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आप रोज जो है 100 पॉकेट बिस्किट जो है 100 पैकेट बिस्किट आप प्रोड्यूस कर पाएंगे, लेकिन आप कर पा रहे हैं 80, आप कर पा रहे हैं 90 के आसपास ही। ओके, तो इसके दो रीजन हो सकते हैं। इसका पहला रीजन तो हो सकता है कि आपको सही तरीका नहीं पता काम करने का, आपको सही मूव्स नहीं पता कि आपको कैसे पैकेट को बंद करना है, कैसे आपको डो बनाना है, आपको ये सब चीजें नहीं पता, इसलिए आपसे गलती हो रही है, जिसको हम बोलेंगे नेचुरल सोल्डरिंग। ये प्राकृतिक तरीके से आप उस चीज को समझ ही नहीं पा रहे हैं। दूसरा होता है आपका सिस्टमेटिक सोल्डरिंग, या जिसको आर्टिफिशियल सोल्डरिंग भी कहा जाता है। सिस्टमेटिक सोल्डरिंग होता है जानबूझकर कम काम करना। आप में क्षमता है 100 बिस्किट जो है प्रोड्यूस करने की एक दिन में, लेकिन आप जान के ही 80 बिस्किट प्रोड्यूस कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप आज 100 बिस्किट प्रोड्यूस कर देते हैं, तो मैनेजमेंट को लगेगा कि अरे ये तो 100 बिस्किट आराम से प्रोड्यूस कर देता है, तो आपसे अब मैनेजमेंट उम्मीद रखेगी कि आप 120 बिस्किट उसको प्रोड्यूस करके दें या 110 बिस्किट जो है प्रोड्यूस करके दें। कभी कभी आप किसी किसी दिन थके हुए महसूस कर सकते हैं, आपको किसी दिन मन करे कि नहीं आज हम 90 बिस्किट ही प्रोड्यूस करेंगे, तो आपका गलत इंप्रेशन पड़ेगा मैनेजमेंट के ऊपर। तो इसीलिए आप जानबूझकर पहले से ही कम प्रोडक्शन कर रहे हैं, ताकि 80 आपका वो टारगेट है, 80 अगर आप प्रोड्यूस कर पाते हैं तो मैनेजमेंट को लगे कि अरे नहीं ये तो इतना ही कर पाता है, किसी दिन अगर आपने 90 कर दिया तो वो आपका बोनस है, आपको अप्रिशिएट किया जाएगा। लेकिन सही मायने में तो आप में क्षमता है कि आप 120 भी कर सकते हैं, 100 आराम से कर सकते हैं। तो आप जानबूझकर काम चोराई का काम कर रहे हैं। ओके, आप जानबूझकर आलस्यपना दिखा रहे हैं, तो इसी को सिस्टमेटिक सोल्डरिंग कहा जाता है। टेलर ने कहा कि देखो भाई, ये जो सिस्टमेटिक सोल्डरिंग है ना, ये ज्यादा खतरनाक है। नेचुरल सोल्डरिंग जहां हो रहा है, जहां सच में एक व्यक्ति को काम करने में दिक्कत हो रही है, उसको सही तरीका नहीं पता है, सही मेथड नहीं पता है, तो वहां अगर हम एक स्टैंडर्ड प्रोसेस को लेकर आ जाएंगे, वो फॉलो करेगा, तब तो वो काम कर लेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो अगर काम करना चाहता है। लेकिन अगर उसके मन में ही कीड़ा है कि नहीं मुझे कम प्रोड्यूस करके देना है, अपने कंपनी को सिस्टमेटिक सोल्डरिंग करनी है, तब तो बड़ा दिक्कत की बात है। तब साइंटिफिक मैनेजमेंट को अडॉप्ट करने में उसको काफी समय लगेगा। ओके, तो यहाँ पे टेलर ने वही बात कहा है कि जो सिस्टमेटिक सोल्डरिंग है वो ज्यादा खतरनाक है नेचुरल सोल्डरिंग से। और साथ ही साथ ये कहा गया है कि सिस्टमेटिक सोल्डरिंग जो है, जो वर्कर के द्वारा प्रैक्टिस किया जाता है, अगर आपको उसको रिड्यूस करना है तो आपको साइंटिफिक मैनेजमेंट के टेक्निक को जो है उसको फॉलो करना पड़ेगा। साइंटिफिक मैनेजमेंट के टेक्निक को फॉलो करके आप सिस्टमेटिक सोल्डरिंग को भी रिड्यूस कर सकते हैं, और नेचुरल सोल्डरिंग तो अपने आप रिड्यूस हो जाएगा। क्योंकि साइंटिफिक अगर मैनेजमेंट के टेक्निक को आप फॉलो करेंगे, साइंटिफिक टेक्निक को, तो आप एक स्टैंडर्ड बना कर दे देंगे। जो कामचोर वर्कर है उसको भी उसको करना पड़ेगा उतना, उसके पास कोई चारा बचेगा नहीं। और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सुपरवाइजर का होता है, जो कि आपका शॉप फ्लोर पे काम कर रहा है। शॉप फ्लोर मतलब जहाँ काम हो रहा है, ओके, वहां पे काम कर रहा है, उसका नजर रखना कि कोई सोल्डरिंग तो नहीं कर रहा है, राइट। ओके, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे हम साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को देखेंगे, किस किस अजम्पशन पे साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल आपको देखने को मिलते हैं। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल का सबसे पहला आपका अजम्पशन है कि साइंटिफिक मेथड को अगर आप फॉलो करते हैं, उसको
अप्लाई करते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में, तो आपका ऑर्गेनाइजेशन का जो फंक्शनिंग है वो इंक्रीज होगा, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, आपका इकोनॉमी का ग्रोथ होगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। ये चैप्टर मुझे याद है, जब मैं ड्यू से मास्टर्स कर रहा था ना, तो हमें रागी सर ने पढ़ाया था, जो श्री संगीत रागी हैं, वो अभी भी एचओडी है मेरे ख्याल से डीयू के। तो उन्होंने ये हमें पढ़ाया था इतने बेहतर तरीके से, हमें एमपी फॉलेट समझाया था और ये एफडब्ल्यू टेलर समझाया था प्रैक्टिकल तरीके से। मैं उसी को यहाँ समझाने की आपको कोशिश कर रहा हूँ। तो ऑब्वियसली द क्रेडिट गोज टू संगीत रागी सर। आपको आज तक चैनल में आमतौर पर देखने को मिल जाएंगे। वो पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हैं, तो आज तक चैनल में बहुत बार आपको देखने को मिल जाएंगे मिस्टर संगीत रागी सर। तो आगे हम लोग देखते हैं। ओके, एक आपका जो गुड वर्कर होता है ना, वो हमेशा क्या करता है, वो हमेशा आपका इनिशिएट करता है, राइट? मतलब ऑर्डर फॉलो करता है। एक अच्छा वर्कर का क्या काम है? देखिए यहाँ पे आपको अंतर नजर आएगा। यहाँ अगर आप एल्टन माय और एमपी फॉलेट की बात करेंगे, तो एमपी फॉलेट बात करती है, एमपी फॉलेट भी एक थिंकर है, ओके। एमपी फॉलेट का ये मानना है कि वर्कर को मैनेजमेंट में पार्टिसिपेशन देना चाहिए। वर्कर जो है ना, उसको भी महसूस होना चाहिए कि ये कंपनी जो है उसमें ये सिर्फ काम नहीं कर रहा है, इस कंपनी में उसकी भी भागीदारी है। इनफैक्ट अगर आप देखिएगा हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज को, आर्टिकल 36 से लेकर 51, तो उसमें भी आपको देखने को मिलेगा, अमेंडमेंट करके इस प्रोविजन को लाया गया था कि वर्कर्स को हमें इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट में प्रॉपर पार्टिसिपेशन देना चाहिए। इनफैक्ट जो कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए भी अमेंडमेंट लाया गया था मनमोहन सिंह के सरकार के द्वारा 2011 में, और एक नया पार्ट जोड़ा गया था और एक नया आर्टिकल आपको जोड़ा गया था, तो उसमें भी आपको देखने को मिलेगा कि कोऑपरेटिव सोसाइटी में जो वहाँ काम कर रहे हैं उनकी भी अहम भूमिका होती है। लेकिन इसको नजरअंदाज करके फिर से डब्ल्यू टेलर ने ये कह दिया कि एक अच्छा वर्कर वही होता है जो ऊपर, जो शीर्ष पर बैठे हुए जो मैनेजमेंट है, टॉप लेवल मैनेजमेंट के लोग, उनके बातों को फॉलो करता है, अपने तरफ से दिमाग नहीं लगाता। तो ये साइंटिफिक मैनेजमेंट का दूसरा आपका अजम्पशन है। तीसरा अजम्पशन जो कि मैं बार बार आपको बताता आ रहा था, कि वर्कर जो है ना मेनली आपका मॉनेटरी फैक्टर से मोटिवेट होता है, इकोनॉमिक मैन है, राइट? दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। बट ऐसा है नहीं, वर्कर इज ऑल्सो द सोशल बीइंग, द इमोशनल बीइंग, the psychological being, right? There are many factors which is affecting the human beings rather than just the economy or the money, right? तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। ये तीन अजम्पशन हैं जिस पर आपका साइंटिफिक मैनेजमेंट काम करता है। तीन अजम्पशन क्या क्या है? कि साइंटिफिक मेथड का आप इस्तेमाल करके आप अपने ऑर्गेनाइजेशन को बेहतर बना सकते हैं। एक अच्छा वर्कर वही होता है जो मैनेजमेंट के बातों को मानता है, अपने तरफ से ज्यादा बुद्धि नहीं लगाता है। और तीसरा बात है कि कोई भी वर्कर है वो इकोनॉमिक जो फैक्टर है उससे ज्यादा मोटिवेट होता है, ओके, इकोनॉमिक मैन है। अब उसके बाद हम प्रिंसिपल्स की बात करेंगे। यही चार प्रिंसिपल जो है, यही आपको एक तरह से जिस्ट देखने को मिलेगा साइंटिफिक मैनेजमेंट का। इसी चार प्रिंसिपल से हम सभी चीज को समझने की कोशिश करेंगे। अब यहीं पे इस चार प्रिंसिपल को समराइज करके लिखा हुआ है। सबसे पहला आपका काम है कि आपको एक स्टैंडर्डाइज, आपको जो रूल ऑफ थंब है ना, रूल ऑफ थंब का मेथड, उसको रिप्लेस कर देना है। रूल ऑफ थंब का क्या मतलब होता है? एक बहुत पुराना तरीका आप फॉलो करते आ रहे हैं काम करने का, जो आपके दादा परदादा फॉलो करते आ रहे थे, आपने उसी को सीख लिया है, तो वो रूल ऑफ थंब होता है। तो उस ओल्ड रूल ऑफ थंब को आपको रिप्लेस करना है किससे? आपको स्टैंडर्ड, आपका जो मेथड होगा उससे उसको रिप्लेस करना है। जो साइंटिफिक मेथड होगा, वन बेस्ट वे ऑफ डूइंग वर्क, उससे उसको आपको रिप्लेस करना है। तो पहला प्रिंसिपल तो ये कहता है कि आपको रूल ऑफ थंब का इस्तेमाल नहीं करना, आपको साइंटिफिक जो है मेथड का इस्तेमाल करना है, वन बेस्ट वे ऑफ डूइंग वर्क का इस्तेमाल करना है, ओके। दूसरा ये कहता है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, कि आपको जो है ना साइंटिफिक तरीके से रिक्रूटमेंट करना है वर्कर्स का। राइट पर्सन मस्ट बी चूजन एट द राइट प्लेस। सही जगह पे सही व्यक्ति को आपको रखना है। अब जिस व्यक्ति को टाइपिंग मारने नहीं आता, उसको आप कंप्यूटर पर अकाउंटेंट बना दे रहे हैं, तो वो क्या काम करेगा, राइट? और जिस व्यक्ति को अच्छे से डो बनाने आता है, डो आप समझते हैं ना, जो क्या हम उसको हिंदी में बोलते हैं, हम लोग लोई बोलते हैं, हिंदी में आटा का लोई बनाते हैं। तो जो डो बनाने जानता है उसको आप कंप्यूटर चलाने बिठा दिए हैं, और कंप्यूटर चलाने वाले को आप कहाँ बिठा दिए हैं? बिस्किट बनाने के लिए बिठा दिए हैं। तो ऐसे काम थोड़ी चलेगा, नहीं चलेगा ना। तो आपको सही तरीके से रिक्रूटमेंट करना होगा वर्कर्स का, साइंटिफिक तरीके से। और ऐसा नहीं कि बस रिक्रूटमेंट करके उसको तुरंत काम पर भेज दिया, नहीं।
आप रिक्रूटमेंट करके उसको काम पर भेजिएगा तो काम नहीं चलेगा। आपने जो साइंटिफिक मेथड को डिस्कवर किया है, वन बेस्ट वे ऑफ डूइंग वर्क को जो आपने डिस्कवर किया है, उसको सिखाना भी पड़ेगा। अगर वो कैपेबल है काम करने लायक, अगर आपने उसको सिलेक्ट कर लिया, तो आपको उसको ट्रेनिंग देना पड़ेगा, आपको उसको सिखाना पड़ेगा। ओके, तो साइंटिफिकली आपको सिलेक्ट करना है वर्कर को, उसको सिखाना है, पढ़ाना है, राइट, और डेवलप करना है वर्कर्स को। ये दूसरा तरीका है। पहले क्या हुआ करता था, पहले जो वर्कर्स था पास्ट में, उन लोगों को ऐसे ही चुन लिया जाता था जान पहचान पर, कि अच्छा ये इसका नाती है तो इसका पोता है तो इसका कोई, तो उसको बुला लो, अच्छा इसको काम दे देते हैं, तो ये काम नहीं चलेगा। ओके, ये दूसरा प्रिंसिपल है। तीसरा जो प्रिंसिपल है ना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान में रखना है। इसी को बोला जाता है मेंटल रेवोल्यूशन। तीसरे प्रिंसिपल को क्या बोला जाता है? मेंटल रेवोल्यूशन। मेंटल रेवोल्यूशन मतलब आपको ना यहाँ पे एक रेवोल्यूशन लाना पड़ेगा, एक क्रांति लानी पड़ेगी मेंटल लेवल पे। वर्कर का और जो आपका मैनेजमेंट का जो एटीट्यूड है, ये हमेशा से खराब रहा है, ऐसा एफ डब्ल्यू टेलर कहते हैं। एफ डब्ल्यू टेलर कहते हैं कि वर्कर और जो मैनेजमेंट है, वर्कर काम करने से बचना चाहता है, मैनेजमेंट भी काम करने से बचना चाहता है, राइट। मैनेजमेंट भी काम करने से बचना चाहता है। मैनेजमेंट भी क्या करता है कि अपना जितना भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो वर्कर को ही थोप देता है। वर्कर किसी तरह से काम करके भागना चाहते हैं, और वर्कर ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट चाहते हैं, और मैनेजमेंट भी ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट चाहता है। मतलब आपस में ये लोग कॉपरेट ही नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब एफ डब्ल्यू टेलर कहते हैं कि देर इज नो कॉपरेशन बिटवीन द मैनेजमेंट एंड द वर्कर। until and unless there would be no cooperation between the management and the worker, you are not going to achieve the unrestricted output or the potential output which you can have, right। आप जिसको ऑप्टेन कर सकते थे, एक आउटपुट को आप ऑप्टेन नहीं कर सकते जब तक एक मेंटल रेवोल्यूशन नहीं होगा। जब तक जो मनोस्थिति है, जो आपका आपका जो एक तरह से अ, दिमाग में कीड़ा बैठा हुआ है वर्कर का, और जो आपका जो मैनेजमेंट का आपस में कॉपरेट नहीं करना चाहेंगे, तब तक आप कोई काम नहीं कर सकते। तो इसी को मेंटल रेवोल्यूशन कहा जाता है। अब मेंटल रेवोल्यूशन पर जो है, चार पांच चीजें आपको ध्यान में रखनी है मेंटल रेवोल्यूशन में। मेंटल रेवोल्यूशन से तीन चीज होगा। मेंटल रेवोल्यूशन होगा तो आपस में कॉपरेशन होगा। ये तीन चीज कहीं आपको मिलेगा नहीं। हमने ड्यू के जो ओरिजिनल रीडिंग्स होते हैं डब्ल्यू टेलर के, उसमें पढ़ा था। ओके, तो ये आप कहीं लिख लीजिए। तो तीन चीजें मेंटल रेवोल्यूशन में आपको क्या देखने को मिलेगा? मेंटल रेवोल्यूशन होगा, आपस में कॉपरेशन होगा वर्कर और मैनेजमेंट के बीच में, तो उससे आपका प्रोडक्शन बढ़ेगा। जब प्रोडक्शन बढ़ेगा तो फायदा सबको होगा। प्रोडक्शन बढ़ेगा तो ऑर्गेनाइजेशन का आउटपुट बढ़ेगा, ऑर्गेनाइजेशन का आउटपुट बढ़ेगा तो मैनेजमेंट की सैलरी बढ़ेगी, मैनेजमेंट की सैलरी बढ़ेगी और ऑर्गेनाइजेशन का आउटपुट बढ़ेगा, तो वर्कर को भी ज्यादा पैसा मिलेगा। ओके, तो इसीलिए कहते हैं, और साथ ही साथ जो आपके कस्टमर्स हैं उनको भी फायदा होगा, उनको सस्ते दामों में अच्छे क्वालिटी के सामान मुहैया कराए जाएंगे। तो अगर आप मेंटल रेवोल्यूशन करेंगे, अगर आप आपस में कॉपरेट करेंगे, तो तीनों को फायदा है। और वो जो ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट है उसको भी फायदा है, जो वर्कर है उसको भी फायदा है, और जो कस्टमर है उसको भी फायदा है। साथ ही साथ ये भी कहते हैं डब्ल्यू टेलर कि आप सरप्लस पर फोकस मत कीजिए। सरप्लस, सरप्लस मतलब मान लीजिए कि 1,000 रुपया रखा हुआ है, तो ये पूल है, एक तरह से पूल। सरप्लस है 1,000 रुपया। अब 1,000 रुपया जो रखा हुआ है ना, इसी पे सबका आंख टिका हुआ रहता है, आंख गड़ा के रहते हैं। वर्कर चाहता है कि इसमें से ज्यादा हमें मिले, मैनेजमेंट चाहता है इसमें से हमें मिले, ऑर्गेनाइजेशन के जो सबसे हेड पे हैं वो चाहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन को ज्यादा प्रॉफिट हो। तो आप सरप्लस को अगर सिर्फ बांटने की कोशिश करेंगे, इफ यू आर ट्राइंग टू जस्ट डिस्ट्रीब्यूट द सरप्लस, नो वन इज गोइंग टू हैव द प्रॉफिट एट ऑल, राइट। अगर आपको सही मायने में आपको और पैसे चाहिए, तो आप क्या करो, इस सरप्लस को ही बढ़ा दो ना। जो आपके पास आज 1,000 रुपए है, आप और मेहनत करके इस 1,000 रुपए की वैल्यू कर दो 2,000 रुपए। तो अब जब 2,000 रुपए होगा, तो सरप्लस जब बढ़ेगा तो सबको तो बेनिफिट होगा ना। तो ये भी एफ डब्ल्यू टेलर कहते हैं कि यू शुड फोकस ऑन इंक्रीजिंग द सरप्लस रदर देन, लिख लीजिएगा कहीं, मैं फिर से बोल रहा हूं। अकॉर्डिंग टू एफ डब्ल्यू टेलर, द वर्कर्स एंड मैनेजमेंट must focus on increasing the surplus rather than just distributing the surplus among themselves। तो ये इंपॉर्टेंट है आपका मेंटल रेवोल्यूशन का। ओके, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा।
आई होप आपको क्लियर हो गया। तो ये मेंटल रेवोल्यूशन हो गया। तीसरा देखिए, पहला क्या बताया कि एक बेस्ट तरीका है, फर्स्ट प्रिंसिपल, एक बेस्ट तरीका है काम को करने का, किसी भी काम को करने का, जो रूल ऑफ थंब है उसको रिप्लेस कर देना है उस बेस्ट तरीके से। दूसरा है कि आपको साइंटिफिकली जो है रिक्रूटमेंट करना है, रिक्रूटमेंट करने के बाद उनको ट्रेन करना है, उनको पढ़ाना लिखाना है सब मेथड्स के बारे में। उसके बाद मेंटल रेवोल्यूशन लाना है, कॉपरेशन करना है मैनेजमेंट और वर्कर को आपस में। और चौथा जो है ना, आपको वर्कर और जो आपका मैनेजमेंट है दोनों के बीच में इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी का शेयरिंग होना चाहिए। देखिए, अगर आप हेनरी फ्योल को पढ़िएगा, हेनरी फ्योल हमारे लगता है अगले चिंतक है, मैंने आपके सिलेबस को ध्यान से देखा नहीं है, मैं आज देख लूंगा। तो हेनरी फ्योल क्या कहते हैं ना, कि अथॉरिटी जो है ना, अथॉरिटी के साथ आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। मोर इज योर अथॉरिटी, मोर यू आर रिस्पॉन्सिबल, मोर यू आर रिस्पॉन्सिबल। अगर आप बड़े पद पे हैं तो आपके कंधों पे जिम्मेवारी ज्यादा है। अब यहाँ पे मैनेजमेंट क्या करता है, मैनेजमेंट बड़े पद पे है, मैनेजमेंट के लोग, तो मैनेजमेंट के लोगों की जिम्मेवारी अधिक होनी चाहिए। सबसे पहले उनकी जिम्मेवारी होनी चाहिए वन बेस्ट वे ऑफ डूइंग वर्क को डिस्कवर करना, साइंटिफिक टेक्निक को। अगर वो डिस्कवर नहीं कर पाते तो साइंटिफिक मैनेजमेंट का जो न्यू है वही नस्तो नाबूद हो जाएगा। क्योंकि पहला प्रिंसिपल तो वही है कि साइंटिफिक मेथड को इस्तेमाल करके ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग ग्रो कर सकते हैं। अगर आपने साइंटिफिक मैनेजमेंट को डिस्कवर ही नहीं किया मेथड को, तो काहे का ग्रो कर पाइएगा। और साइंटिफिक मेथड को डिस्कवर करने का तरीका मैनेजमेंट के पास होता है, मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर कोई मोबाइल फैक्ट्री में काम करता है तो एक जो सबसे बेस्ट तरीका है काम करने का वो अलग हो सकता है। कोई अगर बिस्किट की फैक्ट्री में काम करता है तो वो तरीका अलग हो सकता है। तो कौन सा आपके इंडस्ट्री को सूट करेगा तरीका, ये कौन ढूंढेगा, वर्कर ढूंढेगा? नहीं, मैनेजमेंट ढूंढेगा। तो मैनेजमेंट जो है ना बड़ा काम चोरी करता है, वर्कर से ज्यादा तो कामचोर मैनेजमेंट वाले लोग रहते हैं, ऐसा एफ डब्ल्यू टेलर मानते हैं। इसीलिए एफ डब्ल्यू टेलर कहते हैं कि अभी अथॉरिटी ज्यादा है मैनेजमेंट के पास, तो इसीलिए ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो मैनेजमेंट को लेनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि मैनेजमेंट कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले, अपना जो बर्डन है वर्कर पर जो है शिफ्ट करता जाए, ये नहीं चलेगा। ओके, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये आपका फोर्थ प्रिंसिपल है कि वर्कर और जो मैनेजमेंट है इन दोनों के बीच में रिस्पॉन्सिबिलिटी का इक्वल शेयरिंग होना चाहिए, ना कि अदर वे अराउंड कि सारा जो है सबको वर्कर को ही काम करने के लिए दे दो, अपने जो है ठसक से जाकर चेयर पर बैठे रहो, तो ये काम नहीं चलेगा। आई होप आपको क्लियर हो गया। थर्ड प्रिंसिपल को मेंटल रेवोल्यूशन कहते हैं, द कॉपरेशन बिटवीन एंड द हार्मोनी बिटवीन द वर्कर्स एंड द मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट। ओके, अब यहाँ पे वही सब चीजें लिखी हुई हैं, दोबारा से समराइज किया हुआ है, ये जो चार प्रिंसिपल है उसी चीज को। साइंस इज यूज इंस्टीड ऑफ रिलाइंग ऑन द आर्बिट्री रूल्स, आर्बिट्री रूल जो काम करने का है उससे बेहतर है कि आप साइंस पर रिलाई करें। ओके, हार्मोनी होना चाहिए आपका, ना कि डिस्कॉर्ड होना चाहिए, आपस में मिलजुल कर रहेंगे वर्कर और मैनेजमेंट वाले, तो बेहतर तरीके से आप काम कर पाएंगे। तो ये जो चार हमने प्रिंसिपल पढ़े उसी में से हम कुछ फीचर को आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। कॉपरेशन होना चाहिए इंडिविजुअल लेवल पर भी, राइट, वर्कर वर्कर आपस में पार्टिसिपेट करे, कॉपरेट करे आपस में। साथ ही साथ अगर आप बात करें तो मैनेजमेंट के लोग आपस में कॉपरेट करें, वर्कर और मैनेजमेंट आपस में कॉपरेट करें। मैक्सिमम आउटपुट जो है वो प्रोड्यूस करने की कोशिश करनी चाहिए, ना कि सोल्डरिंग करने की कोशिश करनी चाहिए। ओके, एक और चीज है कि अगर आप ग्रेटेस्ट इफिशिएंसी और प्रोस्पेरिटी चाहते हैं तो हर एक लोगों का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि वो बेहतर काम करे। क्योंकि अगर कंपनी बढ़ेगी तब ना मैनेजमेंट बढ़ेगा, वर्कर बढ़ेगा। तो ईच इंडिविजुअल जो है दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इफिशिएंसी एंड प्रोस्पेरिटी। अगर वो पैसे चाहते हैं तो उनको बेहतर काम करके दिखाना पड़ेगा। तो ये चीजें हैं। ओके, अब ये जो मेंटल रेवोल्यूशन है, मेंटल रेवोल्यूशन के बारे में मैंने आपको बता ही दिया, वर्कर और मैनेजर के बीच में। आप एक बार इसको पढ़ लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ओके, यहाँ पे आप देखिएगा तो वर्कर और मैनेजमेंट ये दोनों का जो आपका इंटरेस्ट होता है ये कॉन्ट्राडिक्टरी होता है। वर्कर चाहता है हम कम काम करें, मैनेजमेंट चाहता है वो ज्यादा काम करके दे। तो कॉन्ट्राडिक्टरी होता है, तो उसको भी हमें आपस में देखना पड़ेगा। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया। तो यही आपका साइंटिफिक मैनेजमेंट है, ये इतना ही आपको पढ़ना है साइंटिफिक मैनेजमेंट में। अब आगे बहुत सारी चीजें आपको देखनी है। ओके,
उसको हम शॉर्ट में बता दे रहे हैं, दिस इज दो नॉट द पार्ट ऑफ योर सिलेबस, लेकिन अगर आप बाद में सीयूईटी पीजी का एग्जाम देंगे या फिर यूजीसी नेट का एग्जाम देंगे तो आपको पढ़ना पड़ेगा। और क्रिटिसिज्म एट द एंड है, तो वो मैंने एट द एंड ही रखा है। अब यहाँ एक टॉपिक आता है टेक्निक। यहाँ टेक्निक में आपको फंक्शनल फोरमैनशिप के बारे में बात किया गया है। देखिए, जो आपके टेलर है ना, डिसेंट्रलाइजेशन पर फोकस करते हैं, और वहीं अगर दूसरी तरफ हम अगर बात करें हेनरी फ्योल की, हेनरी जो फ्योल है ये सेंट्रलाइजेशन पर फोकस करते हैं। टेलर कहते हैं ना कि एक ही व्यक्ति सभी डिसीजन नहीं ले सकता। एक व्यक्ति इसलिए डिसीजन नहीं ले सकता क्योंकि एक व्यक्ति सब चीज का मास्टर नहीं होता है ना। राइट, काम कैसे करवाना है ये चीज देखना है, या काम को एग्जीक्यूट कैसे करना है। कुछ लोग होते हैं पॉलिसी बनाने में काफी महारत हासिल करके रखते हैं, कुछ लोग पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने में महारत हासिल करके रखते हैं, कुछ लोग जो है सुपरवाइजर बेहतर होते हैं। तो हर एक व्यक्ति का अलग अलग काम होता है, तो एक व्यक्ति सब काम में नहीं मास्टर हो सकता है। ओके, अगर आप टीचर्स की एग्जाम्पल ले लें, तो मुझे इकोनॉमिक्स उतने बेहतर तरीके से नहीं आता जितना मुझे पॉलिटिकल साइंस आता है, क्योंकि मैंने पॉलिटिकल साइंस में बहुत हाई लेवल की पढ़ाई करके रखी है। राइट, बहुत बार नेट जेआरएफ क्वालिफाई किया है, तो ड्यू से पढ़ा हूँ, तो मेरी पॉलिटिकल साइंस की नॉलेज अलग है, इकोनॉमिक्स मुझे इतना नहीं आता। ओके, तो अब आपको मैं ये नहीं कहूंगा ना कि अगर आप मेरे से इकोनॉमिक्स की भी तैयारी करेंगे यूजीसी नेट की तो आपका क्रैक हो जाएगा। मुझे खुद नहीं आता, मैं खुद नहीं मैं भी निकाल पाऊँ। पॉलिटिकल साइंस में मैंने निकाला है, सब किया है, तो हाँ, मैं कहूंगा कि आप मेरे क्लास को ज्वाइन करें। ये एक आपका एग्जाम्पल हो सकता है। हेनरी फ्योल कहते हैं कि देखिए, अगर अलग अलग लोग अगर अलग अलग काम को करेंगे तो उससे वर्कर के बीच में कंफ्यूजन क्रिएट होगा, क्योंकि बहुत लोग उसको अलग अलग चीज बताएगा, ऐसा कर दो ऐसा कर दो, चार लोग हैं चार तरह की बातें करेंगे, तो वहां एक डायलेमा, एक कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा वर्कर के दिमाग में। इसीलिए हेनरी फ्योल जो है डिसेंट्रलाइजेशन को मना करके सेंट्रलाइजेशन पे फोकस करते हैं। लेकिन एफ डब्ल्यू टेलर कहते हैं नहीं, डिसेंट्रलाइजेशन करना पड़ेगा, एक व्यक्ति सब कामों में महारत हासिल नहीं कर सकता। और इसीलिए इन्होंने फंक्शनल फोरमैनशिप का कॉन्सेप्ट दिया है। फंक्शनल फोरमैनशिप में आपको 8 फोरमैन्स देखने को मिलेंगे, और एट फोरमैन्स जो है इनका अलग अलग काम रहता है, अलग अलग सुपरवाइजर्स हैं। कुछ लोग जो फॉर्मुलेशन में इन्वॉल्व रहते हैं, पॉलिसी फॉर्मुलेशन में, और कुछ लोग एग्जीक्यूशन में इन्वॉल्व रहते हैं। तो यहीं पे फंक्शनल फोरमैनशिप का कॉन्सेप्ट आता है। ओके, तो मैंने जैसा कि बोला कि ये आइडिया जो है फंक्शनल फोरमैनशिप का, ये आपको रिजेक्ट कर देता है कि एक ही सुपरवाइजर सब ऑर्डर करेगा, मतलब सेंट्रलाइजेशन नहीं चाहता, जैसा कि हेनरी फ्योल बाद में कहेंगे कि नहीं, एक ही सुपरवाइजर जो है सबको ऑर्डर करेगा, ऐसा ये नहीं चाहते एफ डब्ल्यू टेलर। ओके, तो यहाँ पे जो प्लानिंग जो है वर्क का, इसको आपको सेपरेट करना पड़ेगा, प्लानिंग एंड वर्क इन अ सेपरेट प्लानिंग रूम। राइट, प्लानिंग एंड वर्क जो है आपको इसको सेपरेट करना पड़ेगा। प्लानिंग करना और वर्क करना दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। ओके, तो यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो यहाँ प्लानिंग सुपरवाइजर के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। प्लानिंग सुपरवाइजर में अगर आप फोरमैन्स को देखिएगा तो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे वर्क, ऑर्डर ऑफ वर्क एंड रूट कलर। ऑर्डर ऑफ वर्क और रूट कलर का काम होता है कि किस ऑर्डर में काम को किया जाए, कौन से काम को पहले किया जाए, कौन से बाद में किया जाए। राइट, और क्या रूट होगा, क्या तरीका होगा काम को करने का। फिर यहाँ पे इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क होता है। इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क जो है टाइम टू टाइम इंस्ट्रक्शन देते रहता है। एक बार जब ऑर्डर बना दिया जाता है कि कैसे काम करना है, एक बार जब वो बना दिया जाता है कि 1 2 3 4 में 1 नंबर 2 नंबर पे कौन सा काम करना है। फिर टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क अलग होता है, जो बताएगा कि इतने टाइम में ये काम हो जाना चाहिए, प्लानिंग लेवल पर मैं बता रहा हूँ, और कॉस्ट इतना लगेगा। और साथ ही साथ सॉप जो है डिसिप्लिन जो है डिसिप्लिनेरियन होता है। दिस इज रियली टफ टू प्रोनाउंस, सम ऑफ द वर्ड्स आर सच दैट वो आता नहीं है कभी कभी जुबान से। आई रिमेम्बर व्हेन आई वाज इन ग्रेड 10th, मुझे गैल्वेनाइजेशन बोलने में बड़ा प्रॉब्लम होता था। एक हमने इंडिकेटर पढ़ा था जब एसिड बेस सॉल्ट चैप्टर पढ़ते थे ग्रेड 10th में, उसका नाम था फिनॉल्थलीन। जो है फिनॉल्थलीन बोलने में भी बड़ी दिक्कत होती थी। सो देयर आर सम वर्ड्स व्हिच आर सच दैट जिसको बोलने में आपको दिक्कत हो। चलिए, इसको आपको समझ में आएगा। तो जो यहाँ पे सॉप पे डिसिप्लिन रखने का काम करेगा उसको बोलेंगे सॉप डिसिप्लिनेरियन। राइट, उसके बाद 4 आपके सुपरवाइजर हैं जो एग्जीक्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। ये प्लानिंग रूम में नहीं बैठेंगे, ये चारों लोग प्लानिंग रूम में बैठे हुए हैं। ये प्लानिंग रूम से ऑब्जर्व कर रहा है कि किस तरह से डिसिप्लिन है शॉप फ्लोर पे। ये शॉप फ्लोर पे जहां एक्चुअल में काम हो रहा है वहां पे आपके 4 लोग रहेंगे। सबसे पहला गैंग बॉस होगा,
स्पीड बॉस होगा, इंस्पेक्टर होगा और रिपेयर बॉस होगा। गैंग बॉस होगा, वो एडवाइस करेगा, लोगों को एडवाइस करेगा काम करो ऐसे करो, डायरेक्शन देगा शॉप फ्लोर पे। स्पीड बॉस जो है उनके स्पीड को देखेगा कि जितने टाइम में काम को करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है प्लानिंग रूम से, कि उतने टाइम में ही काम कंप्लीट हो पा रहा है कि नहीं। तीसरा इंस्पेक्टर होगा, इंस्पेक्टर सभी चीज़ों को टाइम टू टाइम जाके चेक करते रहेगा कि कहीं कोई गलती तो नहीं हो रही है, कोई सही से काम, ऐसा तो नहीं कि कोई गलत तरीके से काम कर रहा है। और रिपेयर बॉस का क्या काम होता है, अगर कोई आपका इंस्ट्रूमेंट अचानक से खराब हो गया शॉप फ्लोर पर जहां आप काम कर रहे हैं, तो वहां पे वो बनाने का काम करेगा। तो यहाँ पे टोटल 8 फंक्शनल सुपरवाइजर है। तो इसी को फंक्शनल फोरमैनशिप कहा जाता है, जहां पे FW टेलर ने प्लानिंग और एग्जीक्यूशन ये दोनों को सेपरेट कर दिया है। ओके, फिर उसके बाद मोशन स्टडी का इनका कॉन्सेप्ट आता है। सबसे पहला टेक्निक हमने पढ़ा, टेक्निक उन्होंने क्या इस्तेमाल किया है, डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन के टेक्निक को इस्तेमाल करने के लिए उन्होंने क्या जो है सजेस्ट किया है, तो उन्होंने फंक्शनल फोरमैनशिप का कॉन्सेप्ट को सजेस्ट किया है। ओके, आगे हम लोग मोशन स्टडी को देखेंगे। मोशन स्टडी देखिए एक टेक्निक होता है जिससे हम लोग एक वर्क करने का, एक काम को करने का एक स्टैंडर्ड वे ढूंढ सकें, उसी को मोशन टेक्निक कहा जाता है। ओके, तो मोशन टेक्निक में हम लोग क्या करते हैं कि अगर एक वर्कर काम कर रहा है, तो एक वर्कर काम कर रहा है तो उसको ध्यान से देखेंगे। अगर 10 वर्कर काम कर रहा है तो 10 वर्कर को देखेंगे, देखेंगे सबसे बेहतर तरीके से ये काम कौन कर पाता है। जैसे मान लीजिए ये फोन का कवर ही मुझे खोलना है, राइट, या कुछ भी, अगर इस रिमोट के बैटरी को ही मुझे निकालना है, तो कौन से फिंगर से इसको अगर मैं करूं तो ये जल्दी निकल जाए। देखिए मैं इस फिंगर से कर रहा हूं, अपने इंडेक्स फिंगर से बाहर नहीं आ रहा है। अगर मैं थंब का इस्तेमाल करूंगा तो ये देखिए तुरंत बाहर आ गया, राइट। तो दिस इज द वन बेस्ट वे ऑफ डूइंग द वर्क, राइट। तो ये मोशन स्टडी में यही काम किया जाता है। 10 वर्कर हैं, उनको एक तरह से देखा जाता है और देखा जाता है 10 में से कौन सबसे बेहतर काम कर पा रहा है, किसका टेक्निक सबसे बेस्ट है। तो उस टेक्निक पर आगे रिसर्च किया जाता है, आगे रिसर्च करके उसमें और भी कुछ बदलाव लाए जाते हैं और उसको एक स्टैंडर्ड मेथड बना दिया जाता है। और वही स्टैंडर्ड मेथड को बाद में सबको ट्रेन किया जाता है कि इसी स्टैंडर्ड मेथड से सबको काम करना है, जिससे जो आपका प्रोडक्टिविटी है, इफिशिएंसी एक ऑर्गेनाइजेशन की, वो बढ़ जाती है। ओके, तो जब हम लोग मोशन स्टडी करते हैं तो उसमें टूल्स देखते हैं, इक्विपमेंट देखते हैं, रॉ मटेरियल देखते हैं, बॉडी का मूवमेंट देखते हैं। जैसे कि मैंने आपको कहा, टूल्स देखेंगे कि कौन सा बेहतर टूल्स होगा, राइट। टूल्स भी अलग अलग तरीके के होते हैं, इक्विपमेंट अलग तरीके के होते हैं, रॉ मटेरियल अलग तरीके के होते हैं। किससे आसानी से बेहतर तरीके से बेहतर काम हो सकता है, क्वालिटी वाला काम होना चाहिए, कम समय में होना चाहिए, ज्यादा काम होना चाहिए, ये चीजों को हम लोग देखने का कोशिश करेंगे। मोशन स्टडी का सबसे मेन ऑब्जेक्टिव होता है वन बेस्ट वे ऑफ कंप्लीटिंग अ वर्क, जो मैं बार बार आपको कह रहा हूं, यही सबसे पहला प्रिंसिपल है। तो ये जो सबसे पहला प्रिंसिपल है कि आप रूल ऑफ थंब को रिप्लेस करके वन बेस्ट वे ऑफ डूइंग वर्क को फाइंड करेंगे, तो कैसे फाइंड करेंगे, तो मोशन स्टडी का तरीका जो है इसको अपनाने की कोशिश करेंगे। ओके, आई होप आपको क्लियर हो गया। फिर यहाँ पे टाइम स्टडी का आपका कॉन्सेप्ट है। टाइम स्टडी का जो कॉन्सेप्ट है, इसमें ये देखना रहता है कि जो आपके लोग काम कर रहे हैं वो सही समय पे काम कर रहे हैं कि नहीं। इसके लिए क्या करना पड़ता है, इसके लिए आपको स्टॉप वॉच का इस्तेमाल करना है, जाकर देखना है कि अगर कोई एक आर्टिकल बना रहा है, एक आर्टिकल का मतलब अगर एक कोई यूनिट बना रहा है, मान लीजिए रिमोट को प्रोड्यूस किया जा रहा है, इसका एक यूनिट बना, एक रिमोट बना, तो उसमें कितना समय लग रहा है, सबसे बेस्ट तरीके से कम समय में कौन काम कर रहा है, उसके फिर से हम लोग मोशन को जो है स्टडी करेंगे कि बाकी लोगों से कहाँ गलती हो जा रही है, ये व्यक्ति कैसे इतना स्पीड में काम कर लेता है। कैसे हम लोग यूपीएससी का इंटरव्यू देखते हैं, जो टॉपर्स होते हैं, देखते हैं ना कि अच्छा देखिए जो टॉपर है और जिसका सिलेक्शन नहीं है उसमें ज्यादा फर्क थोड़ी होता है। मैंने जब स्टार्टिंग में दिया था यूजीसी नेट जेआरएफ, तो मेरा नेट हुआ था, जेआरएफ नहीं हुआ था, बाद में फिर बहुत बार जेआरएफ हुआ, राइट। तो ऐसा थोड़ी था कि मैं उस समय कमजोर था या मैं जानता नहीं था। ऐसा मैं बहुत सारे स्टूडेंट को जानता हूँ या मेरे दोस्तों को जिनका एक एक क्वेश्चन से नहीं हो पाया है जो है जेआरएफ। तो इसका ये मतलब है कि उनको मेरे से कम नॉलेज है, ऐसा कुछ बात नहीं है। उनको नॉलेज तो बराबर का है, बस एक आपका स्ट्रैटेजी होता है अलग तरीके का, और बस एक खराब दिन है, एक बैड लक था, ऐसा मान के चलिए, राइट। तो इस तरह की चीजें होती हैं। तो टाइम स्टडी से हम लोग यही देखने का कोशिश करते हैं, मेनली ये देखने का कोशिश करते हैं कि एक जो वर्क किया जा रहा है उसमें कितना टाइम लगेगा, कितना लगना चाहिए, कितना लग रहा है, राइट। स्टॉप वॉच ये सब का हम लोग देखते हैं और पीपल के मूव को देखते हैं, कैसे मूवमेंट कर रहा है, अपने हाथों का कैसे काम कर रहा है, तो ये टाइम स्टडी हो गया। ओके, दीज आर नॉट द पार्ट ऑफ योर सिलेबस। अच्छा, अगर आप सीयूईटी पीजी पॉलिटिकल साइंस कोर्स का प्रिपरेशन करना चाहते हैं, अगर आप यूजीसी नेट का भी जो है प्रिपरेशन करना चाहते हैं,
तो हमारे यहाँ जो है बैचेस चलती हैं, ऑनलाइन बैचेस, आप जाकर इसमें इनरोल कर सकते हैं। इसमें आप इतना ध्यान रखिए कि आप लोग इतना पढ़ लीजिएगा जितना आप पूरे 4 साल में, 3 साल में नहीं सीख पाइएगा। और आप देखिए बहुत सारे सक्सेस स्टोरीज हैं, जामिया मिल इस्लामिया में सिलेक्शंस हैं, और बहुत बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ में हमारे सिलेक्शन है हमारे बैच के स्टूडेंट्स के। तो जब आप हम ही से ग्रेजुएशन का पढ़ते हैं तो हमें क्या कमी है कि आप हमसे सीयूईटी पीजी का कोर्स नहीं लेके आप बड़े बड़े टेक जाइंट के पीछे भागते हैं? हम तो उनसे ज़्यादा मेहनत करते हैं, राइट? इसके बारे में सोचिएगा कभी। इनफैक्ट फॉर यूजीसी नेट ऑल्सो वी हैव द कोर्स। तो कभी असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का मन करे यूपीएससी निकालने से पहले, कभी थोड़ा सेटल होने का मन करे कि नहीं एक बैकअप होना चाहिए, तो यूजीसी नेट के बैच में आप एडमिशन ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे इसको हम लोग हिंदी बोलते हैं ठीका पर काम देना, राइट? डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम। डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम इनफैक्ट एक बुक लिखा था, राइट? तो उस बुक में ही एक कॉन्सेप्ट दिया हुआ था डिफरेंशियल पीस रेट प्लान के बारे में। अब यहाँ पे जो डिफरेंशियल पीस रेट प्लान है, इसमें क्या कहा गया है कि देखिए आप एक स्टैंडर्ड सेट कीजिए। स्टैंडर्ड सेट कीजिएगा आप, स्टैंडर्ड सेट कीजिएगा कि आप दिन में 100 बिस्किट की पैकेट्स जो है प्रोड्यूस करें। अगर जो व्यक्ति दिन में 100 बिस्किट के पैकेट बना लेता है, उसको हम लोग पर पैकेट जो है 2 रुपए देंगे। फॉर एग्जाम्पल 2 रुपए देंगे। मान लेते हैं 5 रुपया है पर जो पार्ले जी का मिलता था पहले, ओके? तो हम यहाँ पे मान के चलते हैं कि 2 रुपया देंगे जो 100 बिस्किट कर लेगा, क्योंकि हमारा स्टैंडर्ड यही सेट है। अब आगे हम लोग कहते हैं कि ये स्टैंडर्ड से जो नीचे काम करेगा, जो लेस देन 100 काम करेगा, लेस देन 100 जो बिस्किट प्रोड्यूस करेगा, उसको भी पैसे देंगे। अगर कोई 90 बिस्किट प्रोड्यूस करता है तो उसको 2 रुपए के हिसाब से नहीं देंगे, उसको 1 रुपया 80 पैसा के हिसाब से देंगे, उसका 20 पैसा काट लेंगे। समझ रहे हैं बात को? आगे ये भी कहेंगे जो हमारा सेट स्टैंडर्ड है उससे कोई ज्यादा काम करके दिया हमको, मान लेते हैं कोई 120 बिस्किट बना दिया, 100 हमारा स्टैंडर्ड है तो मोर देन 100 ले लेते हैं, मोर देन 100। तो मोर देन 100 जो प्रोड्यूस करेगा, मे बी 120 ज्यादा नहीं बोल दिए, अगर स्टैंडर्ड 100% किया हुआ तो ज्यादा से ज्यादा 110 करेगा। अगर 100 से ज्यादा कर लेता है तो इसमें क्या करेंगे, हम इसको 2.20 के हिसाब से पेमेंट करेंगे। मतलब अगर कोई स्टैंडर्ड से ज्यादा काम करके देगा तो उसको इमीडिएट रिवॉर्ड दिया जाएगा, अगर कोई स्टैंडर्ड से कम काम करके देगा तो उसको इमीडिएट पनिशमेंट दिया जाएगा। और इस डर से लोग स्टैंडर्ड को मैच करने की कोशिश करेंगे। इनफैक्ट लोग स्टैंडर्ड से ज्यादा काम करने की कोशिश करेंगे, और अगर ज्यादा नहीं कर पाए तो कम से कम स्टैंडर्ड को तो मीट करने की जरूर कोशिश करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि भाई अगर स्टैंडर्ड मीट नहीं किए तो 20 पैसा प्रति पैकेट कट जाएगा, गड़बड़ हो जाएगी बात। ओके, तो यही आपका डिफरेंशियल पीस रेट प्लान होता है। आई होप आपको क्लियर हो गया। अब यहाँ पे एक एक्सेप्शन प्रिंसिपल दिया हुआ है। ये एक्सेप्शन प्रिंसिपल आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट है भी नहीं, लेकिन मैं देखिए पढ़ा देता हूँ इसके बारे में। ओके, अब यहाँ पे जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट सेट अ बिग टास्क फॉर द वर्कर टू कंप्लीट ईच डे। मैनेजमेंट का काम होता है कि वो वर्कर के लिए एक टास्क को सेट करे हर एक दिन कंप्लीट करने के लिए। ओके, वर्कर जो है, वर्कर को रिवॉर्ड दिया जाएगा अगर वो टारगेट को मीट करते हैं, और अगर उनको जो है पेनाल्टी भी दिया जाएगा जब वो टारगेट को मीट नहीं कर पाते हैं। ओके, इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। ओके, टेलर एडवाइज द मैनेजर टू फोकस लेस ऑन द आइटम्स एंड मीट द स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस एंड पे मोर अटेंशन टू द आइटम दैट डेविएट फ्रॉम द स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस। अब यहाँ पे एक्सेप्शन प्रिंसिपल ये कहता है कि देखिए, एक्सेप्शन प्रिंसिपल मैंने ये आपको बताया डिफरेंशियल पीस रेट प्लान, तो डिफरेंशियल पीस रेट प्लान में भी यही चीज है ना कि जो अगर टारगेट कंप्लीट करेगा उसको रिवॉर्ड मिलेगा, और जो टारगेट से कम काम करेगा उसको कम पैसा दिया जाएगा। लेकिन टारगेट से ज्यादा काम करने के चक्कर में, टारगेट से या टारगेट पूरा करने के चक्कर में क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। वही एक्सेप्शन प्रिंसिपल है कि आप कहीं इस डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम को मीट करने में क्वालिटी मत भूल जाना। अगर आप क्वालिटी डिग्रेड कर देंगे, अगर मैं अपने यूट्यूब चैनल पे आज खराब पढ़ाना शुरू कर दूं तो क्वालिटी मेरी पढ़ाई की डिग्रेड हो जाएगी। अब तो मैं और अपने क्वालिटी को इम्प्रूव कर रहा हूँ, क्योंकि जब मैंने पढ़ाना शुरू किया था तो उस समय मैं खुद स्टूडेंट हुआ करता था। ओके, अब मैं प्रोफेसर हूँ तो अब अंतर है, राइट? पहले मुझे स्लाइड टू स्लाइड बनाना पड़ता था, अब एक बार हम जूम का ओपन कर दिए हैं लिंक और बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं, पूरा का पूरा आप लोगों का देखिए हम टॉपिक खत्म कर दिए।
एक लाइक ज़रूर करके जाइएगा, क्योंकि हम बहुत मेहनत करके बहुत मुश्किल से टाइम निकाल के जो है हम आप लोगों के लिए वीडियो बना रहे हैं। और ये जो आपका नया आया है 4 ईयर अंडर ग्रेड प्रोग्राम, उसके लिए हम बनाने का कोशिश कर रहे हैं। तो प्लीज़ हमको भी रिवॉर्ड दीजिएगा कम से कम, ओके? क्योंकि हम यूएस में भी पढ़ाते हैं, ओके, यूएस की यूनिवर्सिटी में, प्लस में यहाँ पे अपने स्टेट में, साथ ही साथ ऑनलाइन बहुत सारे क्लासेस चलते हैं हमारे। तो मुझे बिल्कुल टाइम नहीं रहता फ्री कंटेंट के लिए। मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ आप सबसे, मैं आपको रोज एक वीडियो दूंगा, बट आप अच्छा उसमें दिखाएगा रिस्पॉन्स तब। आप शेयर कीजिए कम से कम दोस्तों के साथ। ये चैनल बड़ा अंडररेटेड है, पढ़ो तो ऐसे वाला, मुझे बड़ा कभी कभी गुस्सा आता है। अच्छा चलिए, तो यही बात है। एक्सेप्शन प्रिंसिपल कहता है कि डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम के चक्कर में, रिवॉर्ड और पनिशमेंट के चक्कर में क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज मत कर देना। क्वालिटी से आप लोगों को डेविएट नहीं करना है, जो स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस है उससे डेविएट नहीं करना, उस पर ज्यादा फोकस करना है। दिस इज कॉल्ड द एक्सेप्शन प्रिंसिपल, ओके? आई होप आपको क्लियर हो गया। तो यही सब चीजें आपको पढ़नी है, तो ये हमारा क्लियर हो गया। अब यहाँ क्रिटिसिज्म एंड अपोजिशन, देखिए मैं शॉर्ट में आपको प्रैक्टिकली बता दे रहा हूँ। हुआ क्या, जब आपका साइंटिफिक मैनेजमेंट आया, तो इसमें ट्रेड यूनियन का रोल जो है ना, इनफैक्ट एफ डब्ल्यू टेलर को मारने की कोशिश की गई थी, आग वाग इसके घर में लगा दिया गया था, क्योंकि मैनेजमेंट इससे दुखी था। मैनेजमेंट इससे इसलिए दुखी था क्योंकि मैनेजमेंट को काम करना पड़ रहा था। पहले मैनेजमेंट अपना काम थोप देता था दूसरे लोगों पर, वर्कर्स पर, लेकिन अब मैनेजमेंट अपना काम थोप नहीं सकता था। पहले वर्कर काम चोरी किया करते थे, तो अब काम चोरी कर नहीं सकते थे, अब सबको स्टैंडर्डाइज तरीके से काम करना है। तो इससे वर्कर नाराज थे, इससे जो है मैनेजमेंट वाले लोग नाराज थे। उसके बाद आप देखिएगा तो ट्रेड यूनियन वाले लोग बहुत ज्यादा नाराज थे। देखिए, ट्रेड यूनियन का काम होता है बार्गेनिंग करना, बार्गेन करके इंडस्ट्रीज के साथ, ऑर्गेनाइजेशंस के साथ अपने वर्कर की तनख्वाह में जो है बढ़ोतरी कराना, इंक्रीज कराना, ये सब चीजें होती हैं ट्रेड यूनियन की। अब जब आप स्टैंडर्ड सब चीज को बना देंगे, जब आप यहाँ डिफरेंशियल पीस रेट प्लान अब जब आप लेकर आ जाएंगे, तो उनकी बार्गेनिंग पावर खत्म हो जाएगी। तो ट्रेड यूनियन इनसे काफी गुस्सा थे कि तुम तो फिक्स कर दिया कि इतना मीट करोगे तो इतना के दर से आपको पेमेंट करेंगे, इतने से रेट से, इससे कम करोगे तो इतना कम कर देंगे, इससे ज्यादा करोगे तो बढ़ा देंगे। तो ट्रेड यूनियन का जो है ना, बड़ा दिक्कत हुआ, वो लोगों का पूरा बार्गेनिंग कैपेसिटी ही खत्म हो गया। तो इसीलिए ट्रेड यूनियन उनसे काफी ज्यादा नाराज हुए। तो ट्रेड यूनियन वालों ने इनको जान से भी मारने की कोशिश की थी, यहाँ तक हालात जो है बढ़ गया था। सबसे पहला इनका क्रिटिसिज्म कहा जाता है कि इन्होंने ओवर सिंप्लीफाई कर दिया ह्यूमन मोटिवेशन को। इन्होंने सोचा कि ह्यूमन बींग्स सिर्फ और सिर्फ फिजियोलॉजिकल बींग्स है। फिजियोलॉजिकल बींग्स मतलब एक हार्ड मास का पुतला है जिसको सिर्फ पैसा चाहिए, ऐसा नहीं होता है। इसको इसीलिए कभी कभी मोनोइस्टिक थ्योरी ऑफ मोटिवेशन कहा जाता है, क्योंकि इसने सिर्फ एक ही मोटिवेशन सोचा ह्यूमन बींग्स के लिए ही, पैसा। ज्यादा पैसा मिलेगा, ज्यादा काम करेंगे, पर ऐसा नहीं है ना। बहुत सारे लोग जो हैं, आप देखिएगा हमारे इंडिया में, पैसा तो और भी बहुत चीजों में है। आप बात समझ रहे हैं ना, लेकिन बड़े घर की जो लड़कियां हैं, बड़े घर के जो लोग हैं, वैसे चीजों में नहीं जाते। पैसा कमाना एक चीज होता है और अपना इज्जत कमाना अलग चीज होता है। तो मनुष्य के लिए पैसा ही सब कुछ नहीं है ना। अगर पैसा के लिए अगर कोई मुझे कहे कि नंगा घूम जाओ रोड पर, तो ऐसे इंसान घूमेगा नहीं? घूमेगा। और भी बहुत सारी चीजें मैटर करती है। इसने एफ डब्ल्यू टेलर ने इन्होंने कहा कि नहीं, पैसा ही सबसे इंपॉर्टेंट है, पैसा से बड़ा कुछ नहीं होता धरती पे। तो ये अपने आप में ही गलत चीज है, ओके? इनके थ्योरी को फिजियोलॉजिकल आपका ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने सिर्फ एक ही डायमेंशन पर फोकस किया। ट्रेड यूनियन वाला हम आपको कहानी बता ही दिए हैं, ओके? इसको ध्यान में रखिएगा। मैनेजर साइंटिफिक मैनेजमेंट को दो कारणों से जो है वो अपोज करते हैं। क्योंकि पहला तो आपका साइंटिफिक मेथड जब उनको अडॉप्ट करना पड़ेगा, तो उनका जो जजमेंट और डिस्क्रिशन का पावर था वो खत्म हो जाएगा। मैनेजर्स जो हैं, जो मैनेजमेंट की जो टीम थी, वो पहले खुद से भी डिसाइड करते थे, लेकिन सब चीज को आप स्टैंडर्डाइज कर दीजिएगा। जैसे कोई डोमिनोज का मैनेजर होगा, तो वो अब बोलेगा कि नहीं, पहले डो मत बनाओ, पहले इसमें ऊपर से टॉपिंग डाल दो। तो पहले ऊपर में इसमें जो भी पिज्जा में होता है, आई डो नॉट नो द नेम्स ऑफ दोज, ओके, वो कर दो। ऐसे नहीं करेगा ना। तो मैनेजमेंट का जो डिस्क्रिशनरी पावर है, जो जजमेंट है, वो खत्म हो गया। प्लस में उसका वर्कलोड बढ़ गया, क्योंकि लास्ट प्रिंसिपल में आपने देखा था ना, कहते हैं लास्ट प्रिंसिपल में कि वर्कर और मैनेजमेंट को अपने कामों को बराबर बराबर हिस्सों में इक्वली डिवाइड करना चाहिए। ऐसा नहीं कि वर्कर जो है, वर्कर पर ही काम को थोप दिया जाए। तो ये सब आपके क्रिटिसिज्म हो गए। आई होप आपको ये साइंटिफिक मैनेजमेंट बहुत बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। इसी तरीके से हम आपके लिए लेक्चर्स लेकर आते रहेंगे, बट शर्त ये है कि प्लीज़ आप लाइक करके जाइए।
आपको लाइक करने में पैसा लगता है जी, ऐसे अगर बटनवा दाब दीजिएगा तो क्या फर्क पड़ रहा है उससे? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये ज्यादा लोगों तक रेकमेंड होगा। एक कमेंट कर दिया कीजिए, थैंक यू सर। अगर पसंद नहीं आया तो पसंद नहीं आया तो कोई बात नहीं, तो मत कमेंट कीजिए, छोड़ दीजिए फिर। ओके, ठीक ही कमेंट कीजिएगा, मुझे बुरा कमेंट देखने का आदत भी नहीं है। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका दिन शुभ हो। मिलते हैं फिर अगले लेक्चर के साथ।